अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज ईद के बाद पहली बार हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे SHO सदीक अपने थाने के अमले के साथ। आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? थाने की गुजरी है जी। हम आपके मशकूर हैं, लेकिन ईद वाले दिन करते क्या रहे? लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना नंग माया। बैठो जी बैठो। ये क्या मतलब? एक ही टाइम बस ईद वाले दिन थाने के अंदर? हाँ जी, जाहिर है थाने के अंदर ही करना सी, उनको फंक्शन तो सानू मिलता नहीं। अच्छा, वैसे हमने तो सुना है कि ईद के मौके पे पुलिस वाले बहुत ईदी इकट्ठी करते हैं। जुनैद साहब, बड़े अफसोस के साथ ये मानना पड़ता है कि आपने ठीक सुना है। लोगों ने शिकायत की है, ये जो मिश्रा मेरे पास बैठा हुआ है, इसकी शिकायत तो मैंने ऊपर तक कर दी। फिर मुझे एक बंदे ने बताया कि पैसे इकट्ठे कर रहा है, चौक पे खड़ा हो गए और ऐज जेड़ा पुट्ठा इन्हों तो मैं 2 दिन मुअत्तल भी कराया जी। इस नामुराद ने ईदी दे नाल नाल आटा भी बड़ा इकट्ठा कीता जी। पुट्टे बदनाम कराता ही पुलिस नूं आटा इकट्ठा करदा रहे। चलो बंदा पक्कियां रोटियां दे जे तो वो वखरी गल। एक रोटी भी बंदा क्यों फड़े बेवकूफा, वो भी सादी। उत्ते चलो किसी ने थोड़ा जिहा कीमा रखे तो बंदा वो फड़ लवे, और कीमा भी छोटा। बड़े कीमे तो कंप्रोमाइज बिल्कुल ना करो। तेनू शर्म ही कोई नहीं, आटा मंगदा फिरने। और जनाब, मैं ते आटे दा थैला मुल लिया, दुकानदार ने तुहानू एवें आख दित्ता कि फ्री लिया। बकवास करने दुकानदार ने मेरे खुद दसिया कि पुट्टा आया सी, आधा किलो इन्हें मां दी दाल लई है और आटे दा थैला झूंगे च मंगन डे। मैं झूंगा दियो जी आटे दा थैला। उन नाम मुरादा को टाफी टिक्की चलो मांग लिया, तू आटा ही मांग लिया। सर जी, पुट्टा मर सकदा, मंग नहीं सकदा। हाँ, झूंगा मैं जरूर लिया, क्योंकि झूंगा लेना हर गाहक दा हक है। हुण पुल च रह के झूंगा भी नहीं लेना ते फिर इन्नों चंगा सी महकमा काफ च लग जांदे। क्यों जी? मोतल होने वाले तेवर है कि नहीं? चलो, ये तो हम मानते हैं कि ईद का दिन अपनी ईद की खुशियां कुर्बान करके अपनी ड्यूटी दी है आपके साथियों ने। ओ सर, ये ते साडे कोलों पुछो, SHOs ने जेड़े इन्हें की कुर्बानी देनी है ते आप बड़ी ईद ते कुर्बान हो जाना जी। बहुत बुरी गल है पुट्टा जी। आटा झूंगा आपदे जी, हल देखो जिथों लईयां फ्यूणियां लईयां। बकवास ना करो, वो तो हाफजाबाद से मेरी अम्मी ने ईद भेजी थी, उन्हीं फ्योनियों में से आधी मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। ओए तीक जी सर जी। ओए जेड़ी स्पैन भी आके साडे थाने च लगदी है, तेनू ही क्यों फ्योनियां देंदी है? पता नहीं सर जी, मैनू फकीर समझदी है। नहीं सदीक साहब, बहरहाल अतीक साहब की शख्सियत में एक जाज़बियत तो है ना। सर, जाज़बियत तो इनमें इतनी है कि ते नेरे च छापा मारन जाइए ना ते छापे च जज्ब हो जाते। बंदे बन जाओ, मैं तुहानू दस दिन बंदे बन जाओ तुसी। बहरहाल सदीक साहब, हम आप लोगों की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग अपनी ईद कुर्बान करके हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी ईद छोड़ते हैं। हम आपके रियली बड़ी मेहरबानी, बड़ी तू कदरी इंजन करन दे। क्यों? इन्होंने अपनी ईद नहीं कुर्बान की। ये बकवास करदा जी, इंजन करके एवें नंबर बनांदे अपने। और सरकार ड्यूटी ते SHO देंदा रहा। ये ते विचों 5-6 घंटे थानेों गायब हो गए, चिड़िया घर भी दिहाड़ी ला आया जी। चिड़िया ओ बस उन्हां दा दरियाई घोड़ा बीमार होया सी, इस नामुराद ने कमीज ला के पानी च वड़ के लाख उच्चा कर लिया। लोग यही समझते रहे दरियाई घोड़ा विच वड़े। किसी को नहीं पता चला कि दरियाई घोड़ा नहीं है। बस जी, वो लोगों ने रोड़े छोड़े मारे ने, पर पानी च भर कीता है। लोग समझ गए है जिंदा ही है, मगर बाहर आना नहीं चाहता। गर्मी टू मच सी ईद वाले दिन जी। बंदा पानी दे च वे ते भू ही ना करे। बहरहाल ये तो आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बहरहाल आवाम की खातिर अपनी ईदें शबरातें खराब करते हैं, तो हम आपके मशकूर तो हैं। सर, हम तो हाजिर हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो मुल्क की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं। मगर अफसोस की बात यह है जुनैद साहब कि ईद की छुट्टी तो चलो नहीं करते सी, वो जेडी वीकली एक छुट्टी मिलती सी, एक छुट्टी सिर्फ SHO को एक हफ्ते में, वो भी इन्होंने खत्म कर दी है। हाँ, ये भी हमने पढ़ा है। चलो जी, असं ईद वाले दिन भी खिदमत करने वास्ते हाजिर हाँ, मगर दुख उदों शुरू है जुनैद साहब ਜਦੋਂ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਰਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਨੇ ਕਰਮਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨੌਤਨ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ ਆਏ ਮੌਸਮ ਰੰਗੀਲੇ ਸੁਹਾਨੇ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਲਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਈ ਏ ਆਪਕਾ बैलेंस खत्म हो गया हाय 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 मैं कोई बालमा ते कह दिंदी ना मुरादे सर आप इनका चितरहारी सुनते रहेंगे या मेरी बिपता भी सुनेंगे? ये कौन साहब है? तू कौन है जेड़ा पुलिस च बैठे है जी सर। ताना लिएगा नहीं मुझे गिरफ्तार करो बेटे सर मेरी बात सुन तो तो ले रहा हूं, उसकी बिपता कह रहा है कुछ सुनानी है उसने। है कौन है सही में ठहर मैं फरियाद सुनाने आया। क्या फरियाद है? प्रयास लो बैठो बैठो आप तो बह जा कर तू क्यों खिलौनी है अद्धे घंटे खिलौनी है फिर अद्धे घंटे भी नहीं बैठे जा कर आराम नाल सर ईद से 2 दिन पहले इन्होंने मेरा बच्चा गिरफ्तार कर लिया बगैर जुर्म के सर। कोई जुर्म तो किया होगा ना? और सर जी मोटरसाइकिल चलाते हुए इन्होंने पकड़ा है। क्या जुर्म है? ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਏ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ओ जनाब मैं ओदा पुत्र नहीं मैं ओदा प्यो हां। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਏ जी बड़ा हो गया तो मैं की कर सकना मैं जनाब। ਓਏ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਸ਼ ਓਏ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਾਤੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। और सर जी जिस तरह मैंने और मेरे 6 बच्चों ने ईद थाने के बाहर गुजारी आपको बता नहीं ਇਹ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਜਰੇਲੇ ਖਾਣ ਡਏ ਸਾਂ और सर जी हवालात से मेरा बच्चा सवैया पुकारता रहा कोई ना पहुंचा। ਪੁਕਾਰਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਐਡਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆਲੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸੁਰਖੀ ਗਾੜੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਖਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਸੇ ਸੇਵੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਗਈਆਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲਾ ਫੜਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਸੁਣਕੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਕੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ और सर जी मेरे जिगर के टुकड़े को छुड़वा दे सर। 4 दिन से मैं सोया नहीं जी, मैं उसकी माँ भी हूँ उसका बाप भी हूँ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹੂੰ ਪਿਓ ਵੀ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। क्या हो गया आपको? वो अपने बच्चों के साथ अपनी मोहब्बत बता रहा है। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਾਤ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਾਤ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਧਾ ਥਾਣਾ ਵਨ ਵੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਥਾਣਾ ਕੋਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਨਫਰੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਚਰਾ ਵੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਬਣ ਜਾਣਗੇ नहीं, ये पुलिस में और खास तौर पर पंजाब पुलिस में नफरी की जो कमी है ये तो एक संगीन मसला बन गया ना। ये अभी 2 दिन पहले हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं उमर जावेद साहब उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई है कि सिर्फ पंजाब में एसपी सतह के 50 से ज्यादा अफसरान की सीटें एक अरसे से खाली पड़ी हुई हैं और कई ओहदे तो इतने अरसे से खाली पड़े हुए कि उन अफसरान के कमरों में परिंदों ने घोंसले बनाकर बच्चे अंडे दे दिए हुए हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ मैं उधर की लेने जाना जनाब इस नफरी में कमी की एक बड़ी वजह जो है ना वो या तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या पुलिस अफसरान की बाहमी चपकलश है रकाबत है और तीसरी कोई वजह नहीं। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਫਰੀ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਆ ਤੇ 7 ਨਾਲ 7 ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ 6 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਟਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ 22 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮੋਢੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਤੀਕ ਵੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ
ਉਹ ਕੋ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਪਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਾ बस जी 100 मजबूरियां होंदियां घरां दियां साहब जी ऐसे तो ना कहना, सबसे ज्यादा थाने में ड्यूटी मैं दे के जाती हूँ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟਰ ਉਣ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। और तेरा स्वेटर तो भाई 4 सर्दियों च बनना है सर जी इनकी सुने जा रही, मेरी भी तो सुने। 5 दिन हो गए मैं अभी तक अपने बच्चे से नहीं मिला। यार छोड़ दे वाकई, मिलवा दे इसका बच्चा इससे। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ जी देखिए मेरी बात ਅੰਦਰ ਮਿਲ बैठे सर ये देखिए सर आपके सामने ओ अतीक साहब बैठे, क्या हो गया आपको? बैठे जी आराम सर से, जी बैठे आराम से। देखे सर आपने ये एक आम शहरी के साथ क्या सलूक करते हैं। ਲੈ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹ 7 ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ओ बैठे, ओ अतीक साहब बैठे, आप बैठे। ਬਹਿ ਜਾਓ अरे जुनैद थाना साहब नहीं है, बैठे। जुनैद साहब हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हम जब मुलजम पकड़ते हैं तो उसका हर पहलू देखते हैं इसके 2 पहलू गलत निकल आए एक तो इसका बच्चा मिलिंग कर रहा है एक पहलू इसका ये देखे कि 7 बच्चे और सर जी असल में एक ही पहलू है और वो मेरे पहलू में है। वे हमको चैनल में बैठ के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम मुराद रख जेब में, टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। बहुत सख्त लग रही है। बहुत सख्त जी एक दो बार ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ एडी सख्त ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡੋ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਤਾ ਤੇ ਐਡੀ ਸਖਤ ਜੇ ਕਿ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਐਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद ये जो पनामा लीक्स के हवाले से ये जो वज़ीर आज़म फैमिली की तहकीकात हो रही हैं उस हवाले से निहाल हाशमी साहब ने बड़े सख्त बयान दाग दिए थे, तकरीर काट मारी थी। अभी तो उसका ही रिजल्ट सामने नहीं आ रहा कि क्या सच था या नहीं था या गलत था या कोई एडिटिंग चलाकी थी। उसके ऊपर ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज फिर सीधा उन्होंने भी उसी तरह की तकरीबन बातें कर दी। अगर एतराज हुआ, अदालत ने नोटिस लिया तो उनका मौकफ भी कमोबेश उसी तरह का ही होगा जिस तरह का निहाल हाशमी साहब का था। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मेरा ये मतलब था, मेरा ये इशारा था। आज की जो ख्वाजा साहब की तकरीर है, पहली बात तो ये कि साफ पता चलता है कि उन्होंने ये सब कुछ कहने के लिए ही मेला सजाया था पूरा, देखो ना, वरना क्या जरूरत पड़ी थी। कोल पंगूड़े शिंगूड़े भी जबरदस्त है। मेला में सजाने से मुराद ये है कि जाहिर है कि उन्होंने सारे चैनल्स को पहले फोन करके बताया था कि लो जी आज मैं खड़ाक करने लगा। अच्छा मीडिया का मेला लगा, मीडिया का मेला था तो बताया तो करो, मैंने पंगूड़ों की भी बात कर दी। पता नहीं तुम कहने लगो मीडिया का मेला था, मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने तो माल डाल ली थी। यार लोग ये ना समझे कि ये दानिश्वर नलायक है। लेकिन मीडिया के मेले में कितलम्मा तो नहीं होता कितलम्मा होता है लेकिन इतना लम्बा नहीं होता। जी और उसे कतलम्मा नहीं कहते, कतगिठा कहते हैं। कतगिठा मैं कहने ये लगा था कि मीडिया का ये पूरा उन्होंने जो मेला सजाया था बाकायदा प्लानिंग के तहत, ये फिर आज तकरीर थी क्योंकि सारे जो जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने फोकस करके बराह रास्त पूरी तकरीर कमोबेश नशर की है। उनका एक एक लफ्ज सुनवाया गया, उसके बाद जिस तरह रद्द-ए-अमल होता है यानी पूरी अहमियत दी गई और निहाल हाशमी के मौकफ को उन्होंने कमोबेश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंडोर्स की है, उसकी तस्दीक की है, इनकार नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि मतलब निहाल हाशमी की जो तकरीर थी वो तो आप उस पर से नून लीग किसी भी तरह निकल सकती थी कि वो हमारी जो मेन कैडर है लीडरशिप का उसमें नहीं आते, लेकिन जब ख्वाजा साहब बात करेंगे तो वो तो नून लीग का ऑफिशियल वर्जन समझा जाएगा। और आगे अगर मीडिया के सारे माइक भी पड़े हुए हैं हाँ तो उसमें तो फिर कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। अच्छा बात वही की है जो अभी तक जब से ये पैनामा का इशू सामने आया है, जो मेरा भी, मैं बार बार यही सवाल करता हूं जब भी कोई, मैं टॉक शोज इतने देख चुका हूं, कॉलम इतने देख चुका हूं, जो नून लीग के मुख्तलिफ वज़रा हैं इनसे मैं बराह रास्त बात कर चुका हूं कि मुझे सिर्फ एक पॉइंट समझा दें कि जब वो ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, ये साजिश कौन कर रहा है
اور کیوں کر رہا ہے. جب تک کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے کا جواب نہیں آتا، قوم میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے جو لیڈر ہیں ان کی یہ بات ماننے کے لیے اور اس سارے معاملے کو ایک سازش کے طور پر لینے کے لیے میری ناقص رائے یہ ہے کہ تیار نہیں ہے. کلیئر نہیں نہ ہوگا. کلیئر بتائیں نا. دیکھو اس سے پہلے جب میں ایون اگر بہت زیادہ پاس میں نہ جاؤں، پیپلز پارٹی کے خلاف جب جو بھی ان کی حکومتیں ٹاپل ہوئی ہیں، نون لیگ کی سے پہلے میاں صاحب کی حکومتیں ٹاپل ہوئی ہیں، جب سازش کا کوئی الزام لگاتا تھا حکومت کی طرف سے لگایا جاتا تھا تو ذہن میں ایک خاکہ ابھرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، کسی بھی طرف سے کچھ نہ کچھ ذہن میں آتا تھا. اب موجودہ حالات میں جب ایون یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا، اس وقت جب نون لیگ نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، اس میں بھی جو ایون جو پی ٹی آئی کے حامی لوگ تھے انہوں نے بھی اس الزام میں کسی حد تک وزن محسوس کیا تھا، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے. جوید ہاشمی صاحب تو ببانگے دہل بول ہی پڑے اور اس وقت عسکری قیادت کے ساتھ بھی اختلافات تھے. اچھا مجھے اب بتاؤ، اب جب نون لیگ یہ بار بات یہ کر رہی ہے کہ ہمارے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو کون کر رہا ہے؟ دیکھو فوجی قیادت جب تبدیل ہوئی ہے، جب نئے آرمی چیف آئے ہیں، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جی آندھی گزر گئی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں. اٹ مینز آپ نے نئی قیادت کو ویلکم کیا تھا، انڈورس کیا تھا. اس کے بعد جب چیف جسٹس کی تبدیلی ہوئی اس وقت بھی آپ کا رد عمل بہت مثبت تھا. پھر جب پیناما پیپر سامنے آئے، اس کے بعد جب عدالت نے نوٹس لیا، اس وقت تک بھی آپ یہی کہتے رہے کہ ہمیں عدالت پر مکمل اعتماد ہے. آپ نے کسی طرف کوئی سازش وازش آپ کو نظر نہیں آئی. اس کا فیصلہ سامنے آ گیا، اس 5 رکنی بینچ کا فیصلہ سامنے آ گیا، اس وقت تک بھی آپ کو کوئی سازش نظر نہیں آئی. پھر جے آئی ٹی نے کام شروع کر دیا تو آپ کو سازش نظر نہیں آئی. اچانک آپ کو کچھ دن سے یہ سازش جو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھو یہ تو اندرونی ہلکے ہو گئے کہ نہ آپ کو فوج کی طرف سے سازش کا سامنا ہے، نہ آپ کو عدالت کی طرف سے سازش کا سامنا ہے. بیرون ملک آپ دیکھ لو، نہ آپ ہندوستان اور امریکہ، آپ پر خود الزام ہے کہ آپ ان کے بہترین دوستوں میں سے شامل ہو گئے ہوئے، آپ پر تو خود الزام ہے. اس لیے وہ طاقتیں بھی، غیر ملکی طاقتیں کیوں سازش کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ نون لیگ کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ کے خلاف سازش کون کر رہے، کیوں کر رہا ہے. بہت پھپے کٹیا اینکر ہے. اس کا مطلب ہے میں چاپلوسیاں کر کے ان کے منہ سے نکلوا دوں اور ان کو پھنسا دوں. کبھی بھی نہیں بتائیں گے. بہرحال جو بھی ہے یہ سازش کے پیچھے، اس میں مجھے کلیئر کروا دو، میں نہیں کر رہا سازش. اب بھائی اپنا آپ تو بچاؤ نا. نہیں، اور سب سے بڑی بات جو آج خواجہ سعد رفیق نے عجیب و غریب کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں عدالت نے گاڈ فادر کہا ہے اور ہم نے گاڈ فادر پہ عدلیہ نہیں گئے، ہم نے عدالت سے رجوع نہیں کیا. یہی تو قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ کو عدالت پر اعتراض تھا تو آپ نے عدالت میں یہ درخواست کیوں نہیں دی؟ یعنی عدالت پہ اعتراض ہے تو پھر عدالت پہ ہاں یہ درخواست دے سکتے تھے نا. یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کو یہ درخواست دے سکتے تھے، ان 2 ججز کے فیصلے کے خلاف یہ درخواست دے سکتے تھے. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے منع کر دیا. بھئی نواز شریف کو اگر گاڈ فادر کہا ہے تو نواز شریف کا فرض بنتا تھا کہ اس بات کی وضاحت مانگتا ہے عدالت سے کہ آپ نے مجھے گاڈ فادر کیوں کہا. یہ تو اب آپ جلسوں میں کہہ رہے ہیں یہ بات، عدالت میں نہیں کہہ رہے، اور قوم پہ الٹا احسان چڑھا رہے ہیں کہ ہم عدالت میں نہیں گئے. عجیب بات ہے یار. نہیں اب آگے ہوگا کیا یہ تو بتاؤ. دیکھو آج سعد رفیق صاحب کی جو تقریر ہے وہ تقریباً اعلان جنگ یا اعلان لڑائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو رائیونڈ کے قریبی حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کی رخصتی ہو جاتی ہے تو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو کچھ عرصے کے لیے وزارت عظمیٰ سونپ دی جائے الیکشن لڑوا کر. اٹس گڈ ٹو کلیئر دا پوائنٹ. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین 2 روز کی بارش کے بعد کراچی کے اکثر علاقوں کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی. اس حوالے سے مختلف الزامات کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے کٹہرے میں کے ایم سی کا ایک اعلیٰ افسر.
ब्रदर आपने दफा करना है या मुझ पे हमला करना है, जरा जल्दी कर लीजिए, मैंने वापस कराची जाना है क्योंकि मेरे अपने घर के अंदर पानी खड़ा है भाई। दूर जाने दें, आपका अपना घर तो कराची के सबसे पॉश एरिया में है, वहां पे कहां पे पानी खड़ा है? ब्रदर ये जो पॉश इलाके में घर है वहां तो आपकी भाभी होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे अम्मा होती हैं। हमारा जो आबाई घर है वो आई चुंदरीगढ़ रोड पे है, वहां पे पानी खड़ा हो गया। वो अम्मा ने फोन करके बताया कि बेटा पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो। कितने अफसोस की बात है कि आपको अपने आबाई घर की फिक्र है, अपने आबाई शहर की फिक्र नहीं है। भाई अगर आबाई शहर की बात करेंगे तो मैं तो जद्दा में पैदा हुआ। वालिद साहब मेरे एम्बेसी में मुलाजिम थे और उन दिनों वो सऊदी अरब में होते थे जब मैं पहली दफा दुनिया में आया था। पहली बात क्या बोल? भाई आज दूसरी बार आया हूँ ना दुनिया में। आज आप कटहरे में आए हैं? तो कटहरा ये दुनिया चैनल पे है ना भाई, क्या कर रहे हो? ये आदमी अजीब है। अच्छा मौजू की तरफ आए ना। भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि हवाई शहर की बात नहीं है, मैं अपना फर्ज समझता हूँ चूंकि मैं KMC का मुलाजिम हूँ और कराची में सफाई सुथराई का काम जो है वो हमारे जिम्मे है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप जल्दी से अगर मुझे छुट्टी दे देंगे यहाँ से फारिग कर छुट्टी दे देंगे बाबा, सीधे सीधे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि 2 दिन से कराची डूबा हुआ है, आप लोग पानी क्यों नहीं निकाल रहे? ब्रदर कराची के जो लोग हैं ना वो समंदर में नहाने के आदी हैं और बेताब होते हैं समंदर में नहाने के लिए। अभी कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है समंदर में नहाने की। लोग बेचारे जो हैं उनकी तशनगी बेचारों की उधर ही रुकी पड़ी है भाई, समंदर में नहाने वाली। तो अगर पानी खड़ा हो गया सड़कों पे तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, लोग मजा ले रहे हैं। समंदर में नहाने का भी मजा सड़कों पे ही ले रहे हैं। सड़कों पे खड़े हुए पानी को आप समंदर बता रहे हैं? इतनी बदबू है, कैसे नहाएंगे बीच में? भाई साथ एयर फ्रेशनर लेके जाओ, 2 दफा प्रेस करो और लगा दो डुबकी। खुदा का कुछ थोड़ा सा तो खौफ कर ले, पूरे कराची की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। यानी घरों में मफलूज हो गए हैं। बंद है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आराम करना भी कराची के लोगों का हक है। अगर वो घरों में बंद हो गए हैं तो कुछ देर के लिए उनको आराम कर लेने दीजिए। वो ईद की छुट्टियों में कर लिया उन्होंने आराम। अरे भाई ईद की छुट्टियां कम से कम इतवार तक तो चलती हैं, आपके पंजाब में भी ऐसे ही हुआ है। आपको कुछ अंदाजा है कि बारिश को इतने घंटे गुजर गए हैं, अभी भी आई चंद्रीगढ़ रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, शाहरा पाकिस्तान पे, ख्याबान शहबाज, तारिक रोड, अल्लाह वाली चुरंगी, नीपा वगैरह के इलाके आज भी पानी में डूबे हुए हैं। तो ब्रदर ये तो सड़कों का कसूर है ना जो डूब गई, जिनको तैरना नहीं आता। यार आप इनको कहां से पकड़ के ले आए? यहाँ से क्योंकि यहाँ से जलन हो रही है। मेरा ख्याल है इनको वापस छोड़े। नहीं मैं वापस मैं अकेला ही चला जाऊंगा, पहले इसको मुझे लेने के लिए भेजा है, सारे रास्ते इसने तंग किया मुझे। ऐसी भूखी तबीयत का आदमी अभी कराची ट्रेन में बैठे ही हैं, ट्रेन चली नहीं यार, मुझे बार बार पूछ रहा है। वो जो बाल्टी में बोतलें बेचता है वो नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई प्यास लगी हुई है तो नीचे उतर के पी आओ। कहते नहीं भाई बाल्टी से निकाल के पीने का और ही मजा है। कहीं से उसकी ट्रर की आवाज आई है, उठ के चला गया, मुझे छोड़ गया। वो तीसरे चौथे डब्बे से उसे ढूंढ के लाया है और मेरे पास आके कहता है 1 बोतल दो। मैंने कहा वहीं भी आते, कहता उधर पैसे तुम्हारा बाप देता। वहां मेरे सामने बैठ के इसने बोतल पिया और जब खत्म हो गई है तो कह रहा है भाई जाली बेच रहा है ये। मैंने कहा जनाब ये अंदाजा आपको पहले घूंट में ही क्यों नहीं हो गया? कहते अगर मैं बता देता तो कह देता कि मैं जाली है तो छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह करके कराची से ट्रेन निकली है, हैदराबाद आके रुकी है तो कहता है भाई ये चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ है, तुम्हारी भाभी के लिए चूड़ियां लेनी है। मैंने कहा जाओ ले आओ भाई जाके। कहता भाई तुम साथ आओ, मेरा तो बटुआ घर रह गया। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? कहता भाई कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मुलाजिमात आया हुआ है और पैसे मैं खुद खर्चूं, ये कैसे हो सकता है? जाओ मैं साथ वहां से चूड़ियां लेके दी हैं। बटुआ मेरा घर नहीं रह गया था, पानी में भीग गया था। इतना पानी था जब मैं निकला हूं। ट्रेन में बैठे अल्लाह अल्लाह करके मुल्तान पहुंचे हैं। गाड़ी रुकने से पहले ही मैंने कह दिया भाई मुल्तान आ गया, नीचे उतर के सोन हलवा ले लो। कहते तुम्हें कैसे पता चला भाई कि मैं सोन हलवा खरीदना चाहता हूँ? मैंने कहा भाई तुम्हारे ज़र्फ का पता चल गया, उतर नीचे जाके ले सोन हलवा। लेने चला गया। सर जी तुसी ये मालूमात हासिल करनी कि मेरी? या सीधे सवाल का सीधा जवाब दो, पानी क्यों नहीं निकाल रहे? ब्रदर ना ये सवाल सीधा है और ना इसका जवाब सीधा है। अब क्या करूं भाई, वसाइल ही नहीं है पानी निकालने के लिए। कराची कोई छोटा शहर तो नहीं है ना, क्या करूं? बाल्टी पकड़ के घर से निकल जाऊं?
बाल्टी से पानी निकालूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, एक सड़क भी खुश्क नहीं होगी। अरे वसाइल का रोना तो आप बाद में रोइएगा, पहले ये बताएं कि बारिशों के मौसम से पहले आप पेशबंदी क्यों नहीं करते, नदी नालों की सफाई क्यों नहीं करवाते? भाई नदी नाले इसलिए साफ नहीं करते, जिस नाले की सफाई करें उसमें कब्जा माफिया पहुंच जाता है, कब्जा कर लेता है। सिर्फ इसलिए नाले गंदे रखते हैं ताकि कब्जा माफिया उसके करीब ना पहुंचे। तो कब्जा भी आप ही करवाते हैं ना, उसमें भी आप लोग शामिल होते हैं। इसको तो मेरी उतनी मालूमात है जितनी कराची से यहाँ तक मुझे तेरी हो गई है भाई। सर हालत ये है कराची की कि लोगों को सड़कों से पानी निकालने के लिए फुटपाथ तोड़ने पड़े हैं। तो ये क्या भला किया लोगों ने, सरकारी अमलाक तोड़ दिए, नुकसान पहुंचाया, फुटपाथ तोड़ दिए। अच्छा भला आदमी फुटपाथ में जाता हुआ एकदम आगे टूटा हुआ फुटपाथ निकल के बाहर। खुदा के वास्ते सरकारी अमलाक का कुछ ध्यान करो। ये लोगों के ही पैसों से बनता है, लोगों के ही टैक्स से बनाए हुए होते हैं फुटपाथ। कितना ढीठ इंसान है। ब्रदर इसमें ढीठ वाली कौन सी बात है, ऐसी भी कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी कराची में जो आप यहाँ पे चीखो पुकार कर रहे हैं। क़यामत नहीं टूट पड़ी सर, आपको पता भी है कि फेडरल बी एरिया की एक मस्जिद में 3 दिन से नमाज नहीं अदा हो सकी। अबे ओ मस्जिद के लोटे की टूटी, बहाने ना बना, किसी और मस्जिद में पढ़नी है तो। देखा सर इनकी बेशर्मी। हद है वैसे। सर ये तारिक रोड का बड़ा हिस्सा भी नया नया बना था, ये 2 दिन बारिश का पानी खड़ा रहा है, बेड़ा गर्क हो गया वहां का। तेरा ना कोई लेना ना देना तारिक रोड से, वहां पे बड़े बड़े लोग जाते हैं। तूने जो भुट्टे बेचने हैं जाके लालू खेत में बेच लेना। सर जी पानी की वजह से सड़कों पे सांप निकला है। अबे ओ मखबूतुल हवास इंसान, ये तो ऐसा बेवकूफ है, इसका एक दफा नाड़ा लटक रहा था, उसे सांप समझ के डर के दरिया में छलांग लगा दी। ये तो लाहौर के रहने वाले, आपको कैसे इनके बारे में इतना पता है? तो भाई मैं कराची में आपका शो नहीं देखता, मुझे मालूम है कौन कौन बैठा होगा और कौन कौन सवाल करेगा। मैंने सबके लिए एक एक जवाब सोचा हुआ था। तुमने इनके लिए जवाब सोचे हुए थे, कराची के आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा हुआ। तो आप लोगों को भी तो पानी से होने वाले नुकसानात ही याद आ रहे हैं, फायदे जो हुए हैं वो किसी ने नहीं बताने। फायदा कौन सा? भाई आप लोगों ने चैनलों में वो खबर नहीं देखी, एक डाकू मोटरसाइकिल वाला छीना झपटी करके निकलने लगा है, वो मोटरसाइकिल अपना स्टार्ट कर रहा है, बारिश की वजह से मोटरसाइकिल बंद, मोटरसाइकिल फेंक के भागा है, पकड़ा गया। ये भी तो क्रेडिट दो ना केएमसी को कि डाकू पकड़वा दिए हमने। किसी के काबू में आने वाले नहीं। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद वैसे ईमान से मुझे तो यूं महसूस होता है कि ये जहालत जो है ना ये हमें ले दे गई है। सिर्फ जहालत नजर आती है हर हमारे नुकसान, हर हादसे के पीछे। ये देखो ना, अब ये ट्रक जो पेट्रोल वाले का हादसा हुआ है, 200 शख्स जो हैं वो बेचारे जाँ बहक हो गए हैं और फिर 100 से ज्यादा जख्मी अभी भी पड़े हुए हैं। अगले दिन ही फिर वो टैंकर किसी और का हादसा होता है, लोग फिर पांडे लेके पेट्रोल लेने पहुंच जाते। अब ये जो लिफ्ट वाला हादसा हुआ है, चेयर लिफ्ट वाला, 11 बंदे वहां पे जहाँ बहक हुए हैं, उसमें भी देखो कि हर कुछ अरसे के बाद ऐसा हादसा होता है चेयर लिफ्ट का। कोई ये नहीं सोचता कि इसका कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा कानून बनाया जाए, इसको चेक किया जाए। ठीक है चलो नहीं गुजारा लोगों का इसके बगैर गांव आपस में मिलाने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए उसको स्टैंडर्डाइज तो किया जा सकता है। सेंट्री ट्रांसपोर्ट साहब इसकी तरफ तवज्जो दे ले। उसी तरह आप देखो ये जो चिंगची रक्षा है, कितना खतरनाक, बगैर किसी पास कराए, बगैर किसी कानून के ये खुद रोड ट्रांसपोर्ट इधर बन गया। हाय 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 हाय, और अब इतनी ज्यादा हो गई है, और ये तो छोटे छोटे हादसे होते हैं। अच्छा सितम वाला है, सितम इसकी वजह से बड़े हादसे होते हैं। हाँ, ये जो चिंगची की तुम बात कर रहे हो, एक तो चिंगची की समझ ही नहीं आती कि चिंगची इटसेल्फ क्या चीज है, सवारी है भी है नहीं। उसके बाद उन्होंने जो अपनी एक हिफाजती ग्रिल लगाई हुई है ना, इतना मोटा सरिया पाइप लगाया हुआ है, अब वो खुद तो सेफ है, अगर किसी के साथ टक्कर होती है गाड़ी में जाके मार देता है, गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। मोटरसाइकिल के साथ हादसा पेश आता है, मोटरसाइकिल वाला जान से जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो बेखौफ होके हर जगह घुसा देता। और अगर तुम इन चिंगचियों पे पाबंदी आज लगाओ तो सारा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा जी कि गरीब का इस्तेहसाल हो गया, गरीब को भूखा मार दिया। यार खुदा के लिए
गरीब जो है वो भी तो किसी कानून कायदे के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, किसी वो भी प्रिंसिपल के तहत जिंदगी में आगे बढ़े। एवं हर पासे अपनी ना मनाई जाओ। सिर्फ ये जहालत की वजह, खुदा के लिए इस जहालत को अगर खत्म करना चाहते हो तो गुजरांवाला यूनिवर्सिटी बनवा दो। गुजरांवाला में अगर बर वक्त यूनिवर्सिटी बनी होती, जहालत का खात्मा हो चुका होता, तो हमें ये दिन तो देखना ना पड़ता। उसने मेरा नाम दिन रह दिया। नहीं यार, मैंने वैसे ही कहा कि ये दिन ना देखना पड़ता। यार जाने दो, खुदा के वास्ते क्या कर रहे हो तुम? ये तो ये भी खुद रहो दानिश्वर है। ये तो आगे अगर तुम चाहते हो कि मजीद ये पैदा हो तो यूनिवर्सिटी गुजरांवाले बनानी पड़ेगी आप लोग। अभी बारिशें होगी, देखना ये खुद रहो कितनी तेजी से बढ़ता है। यार मैंने तुम्हें पहले भी बताया 2 लाख स्टूडेंट हर बारी ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी। यार ये बंदा गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी उसी वक्त ही बनेगी जब साथ उकाड़ा में यूनिवर्सिटी बने। ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ना पढ़ांगे ना पढ़न देंगे। यार ना इस तरह करो खुदा के लिए। इतना पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन है, उसके साथ तुम अपना उकाड़ा लगा के बैठ गए। उकाड़ा को क्या समझते हो यार? यार बड़ा वधिया उकाड़ा भी हमारा अपना शहर है। यार उकाड़े वाले बंदे खबर पढ़ो क्या है। बड़ी ईद से पहले कौम को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। शेख रशीद नहीं, पीटीआई। एक ही बात है। पता नहीं किस तरह का सरप्राइज मिलना है। ये ना हो जो सरप्राइज मिले उसमें पीटीआई के लिए कोई प्राइज ना हो। उस तरह का सरप्राइज ना मिल जाए जो अंदर से नर्स आके कहती है कि मुबारक हो आपको, आपके यहाँ बेटा हुआ है। वो आगे से बंदा कहता है बात सुनो, मेरी बीवी को ना बताना, मैं खुद उसे सरप्राइज दूंगा। तो इस तरह भी होता है कि कोई वेटिंग लाउंज में बंदा बैठा है, नर्स आके कहती है मुबारक हो आपके यहाँ बेटा हुआ। वो कहता है मैं तो अपने अब्बा जी को लेके आया हूँ। यार उसने गलत समझ लिया हो, गलत समझ लेते हैं। बंदा डर गया होना अब्बा जी हल किथों हो गया काका। अब्बा जी दा ते विचारियां दा वाल बंद सी हाथ दा। अच्छा जी, सरप्राइज हो जनाब, जो भी हो अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। कुछ इस तरह का सरप्राइज हो कि अल्लाह पाक मुल्क हमारे को तरक्कियां दे दे और कहीं आगे पहुंचा दे। आमीन आमीन। ले जी सुने जरा, भारत में दूल्हे को बारात में नागिन डांस करना महंगा पड़ गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वैसे बहुत अच्छा किया इसने इनकार करके। दूल्हा भी तो देखो ना है को बात करने वाली, अपनी शादी पे नागिन डांस कर। यार तुम्हें इतना ही डांस चढ़ा हुआ है, लूडी डाल लो, भंगड़ा डाल लो, ब्रेक डांस कर लो, सीधा नागिन पे ही आके रुके। दूसरी बात ये कि तुम दूल्हा हो, तुम नाग डांस करो, नागिन डांस तो दुल्हन करेगी। हाँ जी हाँ जी। वो बेचारी कुड़ी डर गई होनी, उन्हें कहना है कितने मैं ब्याह कराने लगी हाँ। उधर परों को गली चो सपेरा लंगे बीन बजांदा है, घर बैठा बच्चा सुट के नचन लग। मुझे लगता है कि ये इंसान है ही नहीं, ये 100 साल बाद कोई सांपी दूल्हा बना हुआ। ये थैले ने भी अपनी शादी पे नागिन डांस किया था। यार इसकी बीवी ने तो इसलिए इनकार नहीं था ना किया कि उसने सोचा कि इतना मदरा सांप तो होता ही नहीं। वो भी तो काट नहीं सकता, काटेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा गुदगुदी होगी। सारा सांप भी पूछते खलो जाते वखी तक ही आने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मेरा जरा हाथ फड़ी, मैं तेरी डंग मार। इस तरह का सप तो अगर डंग मारने आ भी जाए ना तो बंदे के सामने आके कहते हैं ए तेनू अल्लाह ने बड़ा देना ही, 10 रुपये मैनू भी दे। कराची से खबर है जहां बारिशों की वजह से बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह पानी में घिर गई। हाय 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 हाय, कायदे आजम की रूह ऊपर से देख के शुक्र कर रही होगी कि बाबा जी जल्दी चले गए। हाँ, जो हालत है वहां की कानून कायदे की, वो अगर जिंदा होते तो उन बेचारों का खून ही खोलना था और क्या होना। वैसे मैं ईमान से तो मैं बात बताऊं, जितना कराची में इतनी बुरी हालत हुई हुई है ना, कुछ थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो ना इन लोगों में, हुक्मरानों में, तो ये सारे फौरी तौर पे बाहर निकल के तो इसका को बंदोबस्त करें और इसी साल करें। हर साल ये तूफान और ये बारिशें और ये सैलाब उड़ीकने ना बैठ जाए। बिल्कुल सही। इतना पानी, इतना पानी। मुझे तो कराची से दोस्तों ने फोन करके बताया कई समुद्र ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਧਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣਾ ਰਾਹ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਈਏ।
कराची की मछली और पंजाबी बोल रही हैं। और भाई जी मछलियां इधर दरियाए चनाब और दरियाए रावी से ही उधर को जा रही होती हैं। रास्ते में सारी पंजाबी सीख के फिर समुद्र में पहुंचती। रावी वाली मछलियां तो फिर इस तरह बोलती हूँ, ऐसे है ना। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ। अब मछलियों की बात हो रही है यार। करोड़ रुपए की बात की है गाड़ी। तो मच्छियों की नासें नहीं होती तो मैंने देखा नहीं ऐसे ऐसे कर रही है, इसीलिए कर रही होती है कि नक च पानी वड़न दे। जी सुने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के मुताबिक इंसान को खुश रहने के लिए रोजाना 7 घंटे और 6 मिनट की नींद लेनी चाहिए। हाय 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 6 मिनट में और सो लेता जिंदगी में तो बड़ी खुश जिंदगी गुजारता। 7 घंटिया बाद अम्मा जी भी मैंने जगा देंदे हुंदे हन, अल्लाह बख्शे ते तुहाडी भरजाई भी जगा दे। भाभी तो पूरे 7 घंटे बाद डोई मार के उठाती है, दही कौन लेके आएगा। पूछे कि दही के लिए तुम्हें क्यों कहती है। मैं भी बड़ा समझाया, मेरे जान नाल उन्हें को मलाई बहुत ही नहीं पा देनी, किसी काके को भेज दिया कर, तुम्हारी मेहरबानी 6 मिनट उत्ते सौ लेने दे, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए। असल में यार भाभी को तुम पर एतबार है कि तुम रास्ते से दही के ऊपर से मलाई नहीं उतार के खाओगे। नहीं ये वजह नहीं, इसलिए मुझे भेजती है कि तू शापर डबल लो आके ले। सिंगल शापर होना तो दही पाड़ भी जाए। अच्छा वैसे ये तहकीक है, अजीब ही है, जैसे 7 घंटे 6 मिनट, हाँ जी। ये 22.5 घंटे गोगा हमारा सोता है, मुंह हर वक्त बसोरे रखता है। मैंने तो कभी नहीं देखा इसको। ज्यादा साउंड नाल भी मत बज जाती है। मत बजिए। नाज़रीन, ये था आज का अस्वे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।